नमस्कार। आज की तारीख है 28 नवंबर 2025। हमारे सामने आज के अखबारों का ढेर लगा है और हर सुर्खी एक अलग ही कहानी कह रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री युवाओं को भविष्य का हीरो बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ मतदाता सूचियों को लेकर एक ऐसा घमासान मचा है जिसने सुप्रीम कोर्ट तक को चिंता में डाल दिया है। सही कहा। आज का हमारा मिशन सिर्फ इन सुर्खियों को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके बीच के उन धागों को ढूंढना है जो इन्हें आपस में जोड़ते हैं। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की अंदरूनी बहसों, पड़ोसियों के बदलते तेवर और दुनिया भर में चल रही खींचतान से मिलकर वो कौन सी बड़ी तस्वीर बन रही है जो हमारे आज और आने वाले कल को तय करेगी। तो फिर चलिए इस तस्वीर को समझना शुरू करते हैं भारत के अंदरूनी माहौल से। प्रधानमंत्री आज कई वजहों से चर्चा में हैं। हाँ, उन्होंने जेन ज़ी प्रोफेशनल से बात करते हुए उन्हें दुनिया के लिए रोल मॉडल बताया। ये तो हुई भविष्य की बात। और इस बात को उन्होंने सिर्फ शब्दों में नहीं कहा, बल्कि एक्शन में भी दिखाया है। अच्छा। हाँ, आज ही उन्होंने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। ये वही कंपनी है जिसने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 बनाया है। ओह। तो एक तरफ युवाओं को प्रेरणा दी और दूसरी तरफ उनकी बनाई तकनीक को दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। उसी दिन प्रधानमंत्री दक्षिण गोवा में भगवान राम की एक विशाल कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण कर रहे हैं। एक ही दिन में रॉकेट और राम, ये क्या सिर्फ एक सहयोग है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसे सिर्फ सहयोग कहना शायद जल्दबाजी होगी। मतलब ये जानबूझकर किया गया है? लगता तो यही है। ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति लगती है जो दो बिल्कुल अलग वोटर समूहों को एक साथ साधने की कोशिश है। कौन से दो समूह? एक वो युवा जो तकनीक, स्टार्टअप्स और भविष्य में अपनी जगह देखता है, और दूसरा वो पारंपरिक वोटर जिसके लिए सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान सबसे ऊपर है। अच्छा। एक ही दिन में भविष्य की तकनीक और सदियों पुरानी विरासत दोनों पर बराबर जोर देना, यही यूं कहिए आज की राजनीति का नया चेहरा है। और इसी राजनीति के बीच प्रधानमंत्री रायपुर में होने वाली सालाना पुलिस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा ले रहे हैं, जहां आंतरिक सुरक्षा पर बात होगी। जी। तो मतलब एजेंडे में तकनीक, धर्म और सुरक्षा तीनों को बराबर जगह दी जा रही है। बिल्कुल। और ये तो हुई केंद्र की बात। राज्यों में भी अपनी अपनी राजनीतिक प्रयोगशालाएं चल रही हैं। जैसे कि असम में? हाँ, असम विधानसभा ने बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पास कर दिया है और मुख्यमंत्री का कहना है कि अब अगला कदम समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी होगा। और जब एक तरफ असम में एक विचारधारा मजबूत हो रही है, तो दूसरी तरफ दक्षिण में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में दरारें साफ दिख रही हैं। हाँ, वहां तो काफी खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कुर्सी को लेकर मामला इतना बढ़ गया है कि अब किसी तीसरे नाम की भी चर्चा होने लगी है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए भी राज्यों की राजनीति को साधना कितना मुश्किल होता जा रहा है। हर राज्य की अपनी अलग केमिस्ट्री है। सही बात है। अब उस मुद्दे पे आते हैं जो शायद आज की सबसे बड़ी बहस है, मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR। जी, SIR अभियान। ये 12 राज्यों में चल रहा है और इसे लेकर हंगामा बरपा हुआ है। सुनने में तो ये एक रूटीन प्रशासनिक काम लगता है, फिर इसमें इतना विवाद क्यों? विवाद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक रूटीन काम नहीं रह गया है। इसके तरीके पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। क्या सवाल उठाए गए? याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी चिंता ये है कि बूथ लेवल पर काम कर रहे स्कूली शिक्षकों को ये तय करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। नागरिकता तय करना एक बेहद जटिल और संवेदनशील कानूनी प्रक्रिया है। ये किसी शिक्षक का काम नहीं है। और यहीं पर इसका मानवीय पहलू दिल दहला देता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग बहुत डरे हुए हैं। उनसे अपने पूर्वजों से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे उसके परिवार ने ही कभी स्वीकार नहीं किया, वो पीढ़ियों पुराने दस्तावेज कहां से लाएगा? और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। वो लोग जो 2015 में बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के बाद भारतीय एन्क्लेव के नागरिक बने, उनके पास 1971 से पहले के दस्तावेज कैसे होंगे? या वो लाखों मजदूर जो अपने गांव घर से हजारों किलोमीटर दूर काम करते हैं, वो इस प्रक्रिया में कैसे शामिल होंगे? मतलब
इन सभी को डर है कि कहीं वो एक झटके में अपनी पहचान और वोट देने का अधिकार दोनों न खो दें। बिल्कुल यही डर है। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि अब तक 68% से ज्यादा फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। क्या इससे प्रक्रिया आसान नहीं हो रही? देखिए, डिजिटल होना एक बात है और जमीनी हकीकत दूसरी। गोवा और लक्षद्वीप जैसे छोटे राज्य तो शायद ये कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश और केरल जैसे विशाल और घनी आबादी वाले राज्य अभी भी बहुत पीछे हैं। अच्छा। और इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में पाकिस्तान और बांग्लादेश से सोशल मीडिया हैंडल चलाए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक बन गया है। बिल्कुल। तो एक तरफ हम नागरिकों की लिस्ट को लेकर उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा बल अपनी लिस्ट पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर फिर से छापेमारी हुई है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि भले ही देश का ध्यान चुनावी राजनीति पर हो, लेकिन सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा की चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। आतंकवाद विरोधी अभियान एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, सही है। देश के भीतर तो ये सब चल ही रहा है, लेकिन क्या हमारे पड़ोसी हमें चैन से बैठने दे रहे हैं? नेपाल की तरफ से एक नई चुनौती सामने आई है। ये एक ऐसी चुनौती है जो कागज के एक छोटे से टुकड़े यानी 100 रुपए के नए नोट से पैदा हुई है। 100 रुपए के नोट से? कैसे? नेपाल ने जो नया नोट जारी किया है उसमें एक नया नक्शा है और इस नक्शे में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जैसे भारतीय इलाकों को अपना हिस्सा दिखाया गया है। ये तो सीधे सीधे उकसाने वाली बात हुई। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? इसका समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत पहले से ही कई मोर्चों पर व्यस्त है। ये दिखाता है कि नेपाल अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा है। तो मतलब रिश्तों में फिर से खटास आएगी? हाँ, ये पुराने सीमा विवाद को फिर से हवा देगा और दोनों देशों के रिश्तों में जो थोड़ी बहुत सहजता आई थी उसे खत्म कर सकता है। एक पड़ोसी से तनाव तो दूसरे से सहयोग। इंडोनेशिया के साथ हमारे रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। समुद्री और साइबर सुरक्षा पर बात हो रही है। हाँ, और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है। चीन की बात की तो वो भी चुप नहीं बैठा है। उसने जापान को ताइवान के पास एक द्वीप पर मिसाइल तैनात करने पर बहुत कड़ी धमकी दी है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जापान को इसकी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बहुत भारी शब्द हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये दुनिया की नई सच्चाई है। हम एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ चुके हैं। यानी एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अमेरिका का दबदबा नहीं, बल्कि चीन, रूस, भारत जैसे कई शक्ति केंद्र एक दूसरे को लगातार चुनौती दे रहे हैं। और मध्य पूर्व में ईरान भी अपने प्रॉक्सी समूहों के जरिए यही कर रहा है। सही पकड़ा। प्रॉक्सी समूह यानी ऐसे स्थानीय संगठन जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या यमन में हूती। अच्छा। जो लड़ाई तो अपनी जमीन पर लड़ते हैं, लेकिन उन्हें हथियार, पैसा और निर्देश ईरान से मिलते हैं। यह ईरान का तरीका है कि वो सीधे जंग में उतरे बिना ही अपने दुश्मनों को परेशान करता रहे। मतलब हर कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा है। अमेरिका भी पीछे नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले साल फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाया जाएगा। जी, ये तो एक बहुत बड़ा बयान है। यह दिखाता है कि वैश्विक मंच अब सहयोग से ज्यादा टकराव का अखाड़ा बन गए हैं। और ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है। अमेरिका के अंदर भी व्हाइट हाउस के पास एक अफगान नागरिक ने 2 नेशनल गार्ड के जवानों को गोली मार दी। यह घटनाएं बताती हैं कि दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक तनाव अपने चरम पर है। शांति का लंबा दौर अब शायद खत्म हो रहा है। इतनी सारी वैश्विक उथल-पुथल और तनाव के बीच ये सुनकर हैरानी होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। एक अनुमान है कि कॉर्पोरेट राजस्व में 8-10% की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या ये उम्मीद सचमुच टिकाऊ है? देखिए, इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। त्योहारी मांग अच्छी रही है, ब्याज दरें कम हुई हैं और सबसे बड़ी बात, जीएसटी की दरों में कटौती हुई है। जीएसटी में कटौती? हाँ, करीब 375 चीजों पर जीएसटी घटाया गया है और ज्यादातर चीजों को 5% और 18% के 2 स्लैब में लाया गया है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की लगभग 99% चीजें सस्ती हो सकती हैं। तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और खर्च बढ़ेगा।
हाँ, उम्मीद तो यही है। ये शहरी मांग को बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये बढ़ोतरी सिर्फ कुछ महीनों की है या लंबी चलेगी। अच्छा। वैश्विक मंदी की आहट और बढ़ती महंगाई जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर नए श्रम कानून भी लागू हो गए हैं। इसमें छटनी यानी रिट्रेंचमेंट को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। इसका कर्मचारियों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कर्मचारी को उसके बिना किसी गलती के नौकरी से निकाला जाता है, तो उसे मिलने वाले मुआवजे और दूसरी वित्तीय सुरक्षा के नियमों को और साफ किया गया है। ये कर्मचारियों को कंपनियों की मनमानी से बचाने की एक कोशिश है। लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू भी है? क्या कंपनियां ये तर्क नहीं देंगी कि इससे उनके लिए जरूरत के हिसाब से अपने वर्कफोर्स को घटाना बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा? यही तो सबसे बड़ा संतुलन है। एक तरफ कर्मचारी की सुरक्षा है और दूसरी तरफ व्यापार करने में आसानी। सरकार को इन दोनों के बीच एक महीन रेखा खींचनी पड़ती है। सही बात है। इन नए कानूनों का असली असर तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और एक और दिलचस्प कदम टैक्स विभाग की तरफ से आया है। सीबीडीटी उन लोगों को अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करने का एक और मौका दे रहा है जिनके आईटीआर में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं। ना हम कार्रवाई करेंगे। ये दिखाता है कि आर्थिक अनुशासन को लेकर सरकार काफी सख्त है। अर्थव्यवस्था और कानूनों से हटकर अगर समाज की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 बहुत अहम टिप्पणियां की हैं। जी। एक तो ये कि विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वालों के लिए SC/ST एक्ट जैसा कड़ा कानून बनना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सुझाव है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं बल्कि मानसिकता बदलने की बात है। कोर्ट कह रहा है कि किसी की शारीरिक अक्षमता का उपहास करना भी उतना ही गंभीर अपराध है जितना कि जातीय भेदभाव। ये समाज में सम्मान और गरिमा के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और दूसरी टिप्पणी हमारी डिजिटल जिंदगी से जुड़ी है। कोर्ट ने कहा है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी जो हम और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, उसके लिए भी दिशा निर्देश बनने चाहिए। ये आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। एक तरफ सरकार नागरिकों की पहचान को डिजिटल रूप से सत्यापित कर रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हमारी ऑनलाइन पहचान और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नागरिक होने और सुरक्षित होने का मतलब इस डिजिटल युग में कितनी तेजी से बदल रहा है। अच्छा, इन सब गंभीर बातों के बाद अब कुछ ऐसी सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो थोड़ी अलग हैं लेकिन कम दिलचस्प नहीं। चलिए। पहली कहानी हांगकांग से है, जहां एक गगनचुंबी इमारत में आग लगने से 83 लोगों की मौत हो गई। ये एक भयानक त्रासदी है, लेकिन इसमें जो बात हैरान करती है वो ये है कि हांगकांग जैसा सुपर मॉडर्न शहर आज भी अपनी ऊंची ऊंची इमारतों के लिए मचान यानी स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए बांस का इस्तेमाल करता है। बांस का? आज भी? हाँ, जबकि चीन में भी अब स्टील के मचान इस्तेमाल होते हैं। मतलब कांच और स्टील की इमारतों पर बांस की मचान? ये तो परंपरा और आधुनिकता का एक अजीब संगम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे आधुनिक जगहों पर भी सदियों पुरानी परंपराएं जिंदा रहती हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो। अब खेल की दुनिया में चलते हैं, जहां से 2 बिल्कुल उल्टी तस्वीरें आ रही हैं। अच्छा। एक तरफ सुल्तान अजलान शाह कप में भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर एक शानदार जीत हासिल की। तो दूसरी तरफ हमारा सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट एक संकट के दौर से गुजर रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना। भारतीय टेस्ट टीम अपने ही घर में लगातार दूसरी सीरीज हार गई है। पिछले साल न्यूजीलैंड से हारे और अब दक्षिण अफ्रीका से। जो घर का शेर वाली छवि थी वो टूटती दिख रही है। और इसका सारा ठीकरा कोच गौतम गंभीर पे फोड़ा जा रहा है। क्या ये सही है? देखिए, कोच की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या का लक्षण है। शायद खिलाड़ियों पर लगातार क्रिकेट खेलने का दबाव या टेस्ट क्रिकेट को लेकर बदलती प्राथमिकताएं। ये हार सिर्फ एक सीरीज की हार नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक चेतावनी है। और आखिर में आधुनिक अपराध का एक ऐसा उदाहरण जो दिमाग चकरा दे। दिल्ली में साइबर ठगों ने एक शख्स से करीब 43 लाख रुपए लूट लिए। ओह। लेकिन दिलचस्प है उनका तरीका। हाँ, तरीका ही सब कुछ है। उन्होंने उस 43 लाख की बड़ी रकम को छिपाने के लिए उसे सैकड़ों अलग अलग बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट में 100, 200, 500 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। क्या कह रहे? मतलब एक बड़ी चोरी को छिपाने के लिए उन्होंने उसे सैकड़ों छोटी छोटी चोरियों में बदल दिया। जी।
ये तो पुलिस को उलझाने का एक नायाब तरीका है। बिल्कुल, ये डिजिटल लेन देन के दौर की एक नई चुनौती है। ये दिखाता है कि अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कितनी चालाकी से कर रहे हैं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को उनसे 2 कदम आगे रहना कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटे तो लगता है कि 2025 का अंत भारत के लिए एक बड़े चौराहे जैसा है। एक तरफ यूसीसी और मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर तीखी अंदरूनी बहस चल रही है, तो दूसरी तरफ नेपाल और चीन जैसे पड़ोसी लगातार नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सही है। अर्थव्यवस्था में उम्मीद की किरणें हैं, तो समाज में नए कानूनों और अधिकारों की मांग भी उतनी ही तेजी से उठ रही है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक दूसरे से टकराती हुई नजर आ रही है। इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के बाद एक सवाल मन में आता है। सवाल ये है कि सूचना और खबरों के इस शोर में वो कौन सी कहानियां हैं जो सच में हमारे आने वाले कल की नींव रख रही हैं। और इस तेजी से बदलते हुए दौर में एक आम इंसान के लिए अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को समझना कितना जरूरी और शायद कितना मुश्किल हो गया है।